हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों हम प्रीवियस कुछ लेक्चर में देख चुके हैं, ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे थे या प्रकाश की स्टडी कर रहे थे, जहां पर हमने देखा उसका रिफ्लेक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में, मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। अभी तक हमने बात किया था रिफ्लेक्शन की, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो थोड़ा इसमें पहले अंतर समझ लीजिए कि होता क्या है। तो दो चीज़ें हैं जो आपके सामने आती है, रिफ्रैक्शन और अभी तक जो अध्ययन किया, जो हमने पढ़ा, वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। यहाँ पर मीडियम सेम रहेगा, मीडियम चेंज और मीडियम सेम रहेगा बच्चों। अब देखते हैं, जब चेंज होगा तो मैंने बताया कि लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करेगी तो क्या करेगी, वो अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाएगी। पाथ उसका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अपना पाथ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती हैं। डेली लाइफ में हम देखते हैं तारों का चमकना, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, सिक्का अगर पानी में रखा हुआ तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, आपका सनराइज और सनसेट से पहले, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद भी सन का कुछ देर तक दिखाई देते रहना, ये सारी जो घटनाएं हैं ये किस पे डिपेंड करती है, किसकी वजह से होती है, ये होती है रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। इसलिए रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं ये मैंने आपको बताया। और रिफ्रैक्शन में मीडियम हमेशा चेंज होगा, और मीडियम चेंज होगा तो आपका जो है लाइट का पाथ भी चेंज हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, ये हमने देखा कि एक ही मीडियम की बात होती है, जहाँ मीडियम चेंज होगा वहाँ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसा कि लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन, when light rays enter into a medium from another medium, it change its path or it's deviated from its original path, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब पाथ चेंज हो जाता है। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। तो लाइट का जो ये फिनोमिना है, इसको क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मान लो कि लाइट ऐसा एक मीडियम यहाँ है, मीडियम 1 है, यहाँ पर मीडियम 2 है, और अगर आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, अगर इस नॉर्मल से लाइट किसी थीटा एंगल पे ऐसे आएगी तो वो इस मीडियम में जब जैसे जाएगी तो या तो वो ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। कहने का मतलब इधर नहीं जाएगी, डायरेक्टली सीधा नहीं जाएगी, है ना। कब कैसे होगी ये अभी देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले दो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयर एंड डेंसर बोथ आर कंपेरेटिवली वर्ड, कंपेरिजन है ये रेयर और डेंसर। कोई एक सिंगल मीडियम को हम रेयर या डेंसर नहीं कह सकते, किसी एक सिंगल मीडियम को हम रेयर या डेंसर कभी नहीं कह सकते। जब हम दो मीडियम को कंपेयर करेंगे बच्चों, तब हम कहेंगे कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। देखिए, रेयर का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि वाटर आपने लिया है एक साइड में और दूसरी साइड में आपने ले लिया है ग्लास, तो आप कहोगे ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो आप क्या कहोगे कि ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर रेयर मीडियम है। लेकिन अगर आप यही बात करोगे कि वाटर है और साथ में एयर आपने ले लिया है, तो आप कहोगे कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर अब डेंसर है, क्योंकि एयर के कंपेयर में वाटर डेंसर है। यहाँ पर ग्लास जो है वो वाटर के कंपेयर में डेंसर है, यानी दो मीडियम आपको दे देगा वो, फिर आपका आइडिया लगाना बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। ये क्लियर समझ में आ गई। रेयर का मतलब जहाँ से पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो, है ना। आप देखो कि पानी के अंदर ऐसे उंगली डाल सकते हो, क्या कांच के अंदर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। एयर के अंदर ज़्यादा इजीली डाल सकते हो। तो कहने का मतलब जो जितना पास जो जितना घना है वो उतना ही डेंसर है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब वो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी बच्चों,
तो क्या होगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपका मीडियम 2 है, ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका क्या है बच्चों, नॉर्मल है। यहाँ से ऐसे लाइट अगर आ रही है इस एंगल पे, तो क्या होगी बच्चों, वो इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, इधर, है ना। ये ऐसे नहीं जाते हुए, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधा तो ऐसे जाती, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, किधर होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके बारे में आगे बात करूंगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। अभी आप देखना, When light travel from a denser medium to rarer medium, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी बच्चों तो क्या होगा, मान लो ये डेंसर है, यहाँ से रेयर में जाएगी, तो पिछली बार तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन पिछली बार तो इधर मुड़ गई क्योंकि आई थी रेयर से डेंसर में। अब क्या हो रहा बच्चों, डेंसर से रेयर में आएगी तो इधर न मुड़ते हुए उल्टा मुड़ जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जब आपका रेयर से डेंसर में आएगी यानी घने माध्यम में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी बच्चों। लाइट का जो बेंडिंग होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो ही आपका क्या कहलाता है, वो ही कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स चेंज इट्स मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुनने में लगभग एक जैसे सुनाई देते हैं, दिखने में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस चली जाती है और रिफ्रैक्शन में लाइट मीडियम के अंदर इंटर हो जाती है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ये एक लाइट रे है बच्चों, ध्यान से देखना, ये एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रही है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये डायग्राम जो है ये पूरे रिफ्रैक्शन का सारा सार आपको बता देगा, सारी समरी बता देगा कि कैसे होता है इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एंगल जो है वो 90 डिग्री। ये रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाए तो रिफ्रैक्ट ही होगी, वो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। चलिए सर यहाँ तक तो बात समझ आई। ये एंगल मैंने बताया, एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, इस एंगल को बोलते हैं आई, और ये जो इंसिडेंट रे जो बना रही है वो एंगल है आई, और जो रिफ्रैक्टेड जो एंगल बना रही है वो है एंगल आर। तो यहाँ पर लिखोगे आई जो एंगल है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। इसके बाद एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। चलो बात समझ में आ गई सर, इंसिडेंट रे ने बनाया इंसिडेंट एंगल, इसने बनाया रिफ्रैक्टेड एंगल। सर इसको जाना चाहिए था सर ऐसे, बिल्कुल सर इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर सर ये मुड़ गई इधर। आपने बताया था कि लाइट जब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, देखिए क्या बताया था, when it's go from rarer medium to denser medium, rarer से denser में जाती है, it bends towards the normal, normal की तरफ मुड़ जाती है। in the case angle of refraction is smaller than angle of incident, refraction angle R जो है वो कम होगा किससे, I से, है ना। और किधर मुड़ेगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो देखिए यही हुआ है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो एंगल ऑफ आई देखो ये इतना है और एंगल आर छोटा है, देखो तो यहाँ पर एंगल आई लेस देन है एंगल आर से। ये बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, एंगल आई किससे है, आर से छोटा है। वही चीज़ अगर ये, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ में आनी चाहिए कि ये मीडियम वन जो है बच्चों, ये मीडियम वन आपका
रेयर मीडियम है और ये मीडियम 2 जो है बच्चों ये आपका डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। रेयर और डेंसर कभी अकेले नहीं कह सकते। आप किसी को कह दो कि कांच डेंसर है, नहीं है कांच डेंसर। जब तक आप दूसरा मीडियम साथ में नहीं बताओगे तब तक आप रेयर और डेंसर नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूँ वाटर जो है वो रेयर है, कांच जो है वो डेंसर है। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कांच के कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में वाटर जो है वो रेयर है। लेकिन मैं कह दूँ एयर की बात कर लूँ, एयर और वाटर, अब मैं कहता हूँ कि अब वाटर डेंसर है और एयर जो है वो रेयर है ना। तो एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। क्यों? क्योंकि दो मीडियम दे रखे हैं। मैं कह दूं कि मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब जो मेरे से छोटा है उसके कंपेयर में मेरी हाइट ज़्यादा है, लेकिन खली के कंपेयर में तो मेरी हाइट कम है ना। तो मैं ऐसा थोड़ी कह सकता हूँ मेरी हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा। मैं कहूँगा कि मेरी हाइट इससे ज़्यादा है और उससे कम है, हमेशा ये होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, रेयर और डेंसर हमेशा कंपेरेटिवली होते हैं। दो मीडियम जब आपको देंगे तभी आप बता सकते हो कि ये रेयर है और ये डेंसर है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्लास रेयर है, मैं कह दूँ ग्लास रेयर है। कैसे? आपने तो कहा ग्लास डेंसर है, अभी 2-3 एग्जाम्पल लिए आपने बताया ग्लास डेंसर है, लेकिन मैं कह दूंगा डायमंड के कंपेयर में तो रेयर है, डायमंड के कंपेयर में रेयर है। मैं कह दूं वाटर जो है ग्लास के कंपेयर में रेयर है, लेकिन एयर के कंपेयर में जो है डेंसर है। तो ये बातें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि दो मीडियम देने के बाद हम बता सकते हैं कि मीडियम में कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। तो आई थिंक ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सब बातें हमने देखी। अगर यही बात थोड़े और तरीके से देखता, अगर ये डेंसर होता ऊपर वाला और नीचे वाला रेयर होता, तो ये रे जो है बच्चों ऐसे चली जाती, इस डायरेक्शन में चली जाती। उस टाइम में आर बड़ा हो जाता और आई छोटा हो जाता। तो क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये टोटल इंफॉर्मेशन थी जो अभी तक मैंने आपको समझाया उसके बारे में। आगे एक लॉ आएगा जिसको बोलेंगे स्नेल्स लॉ। क्या आएगा? स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का लॉ। और वो कहता है कि साइन आई यानी ये वाला एंगल का साइन थीटा गुणा मल्टीपल इसका यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों। यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, तो ये होता है साइन आई इंटू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। ये आगे एक लॉ आएगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ना। ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह से कुछ हम आने वाली स्लाइड्स में करने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान देना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। कैसे पता चला? सर नॉर्मल की टुवार्ड्स बेंड हुई है इसलिए हमने कह दिया कि डेंसर में आ रही है, रेयर से आ रही है। सर इंसिडेंट एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों टोटल एंगल तो अगर बात करूं नॉर्मल, तो ये एंगल आर के बराबर होगा, है ना। क्रॉस वाले एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? आर के बराबर। ये आई ये हो जाएगा बच्चों, ये पूरा एंगल आई है, लेकिन आर क्या है? इससे थोड़ा सा कम है। देखो ये ब्लैक वाली लाइन से बन रहा है, तो हमेशा एंगल आई, यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, दैट इज एंगल I is greater than angle R. Okay, that was the mistake. Angle I is greater than angle R. ध्यान दें, एंगल I जो है वो बड़ा है किससे? एंगल R से, जैसा कि सामने दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर जो है, दैट इज इट शुड बी करेक्ट, है ना। I क्या है? बड़ा है R से, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी यही किया था। ये वाला एंगल आई बड़ा है किससे? एंगल आर से। चलिए ओके, तो करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये ध्यान रखना आई वाला बड़ा है किससे? आर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल, ये गलत है यहाँ पर। रिफ्रैक्शन एंगल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ याद ये ध्यान रखनी है बच्चों कि इस तरह से आपको कोई मीडियम दे रखा है, ऐसे आपके पास ये नॉर्मल है, मान लेते हैं ये नॉर्मल, डायरेक्टली सीधा बनाना है आपको ऐसे, तो रे आएगी इस तरह से और मुड़ जाएगी मान लो इस तरह से। ये एंगल आर है, ये आई है, तो हमेशा साइन आई बट्टे साइन आर ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से बोलते हैं, आगे बताऊंगा कि क्यों इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम अभी करने वाले हैं। चलिए बच्चों, सेकेंड लॉ क्या होता है, साइन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। तो फर्स्ट पता चल गया होगा और सेकंड भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं फिर वापस स्नेल्स लॉ के बारे में आपको सारी बातें बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा कि यहाँ पर एक मीडियम 1 है, यहाँ पर एक मीडियम 2 है। चलिए सर है, दिख रहा है सामने। ये सर रे जो है यहाँ पर ऐसे बना देते हैं सर ताकि अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये सर इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट रे है, सर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये सर रिफ्रैक्टेड रे है। सर ये एंगल आई है क्योंकि इंसिडेंट बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड बना रही है, रिफ्रैक्टेड बना रही है तो एंगल आर है। तो इसने क्या कहा था, स्नेल साहब ने क्या कहा था, स्नेल्स ने जो कहा था वो क्या कहा था, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई मान लो कि 30 डिग्री है तो साइन 30, साइन कॉस 10 में पड़ा होगा बट्टे साइन आर इक्वल्स टू हमेशा कांस्टेंट। यही स्नेल साहब ने बोल दिया था कि साइन आई बट्टे साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है लाइट की जो स्पीड है वो कितने गुना कम हो जाएगी वैक्यूम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा घना होता है, जितना ज़्यादा डेंसर उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी के लिए आप ये डायरेक्टली समझ लो, कांच है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वाटर का थोड़ा कम होगा, एयर का उससे कम होगा, वैक्यूम का उससे कम होगा। यानी जो जितना ज़्यादा घना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम है। हमने पढ़ा है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो मैंने बताया था किस में होती है, वैक्यूम में होती है। जैसे जैसे आप मीडियम लोगे चेंज होती रहेगी। अगर एयर में डाल दोगे तो और कम हो जाएगी, वाटर में उससे ज़्यादा मतलब कम हो जाएगी, और ग्लास में डालोगे तो फिर कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे लाइट की स्पीड, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लाइट की स्पीड कम होती रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है आपके वेवलेंथ और टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर मैं कह दूँ कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है तो वो 1.5 भी रहेगा। यानी क्या होता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। आगे बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी आएगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो स्नेल साहब की बात को हम थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो स्नेल साहब ने कहा था कि N1 मल्टीपल बाई साइन आई, ध्यान देना, इक्वल्स टू होता है N2 × मल्टीपल साइन आर। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन आर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों N2 बट्टे N1, N2 के डिवाइड में ले आया N1 को और साइन आर को ले गया उसके डिवाइड में, लिख सकता हूँ साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, है ना, ऐसे लिख सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे N2 × साइन आर, N1 × साइन आई, वही चीज़ बन जाएगी। ये जो होता है बच्चों N2/N1, इसको बोलते हैं N2 डिवाइड बाई N1 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको एक और नाम बोलते हैं N21। किसका,
2 का किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ये एक होता है। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वल लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ n2 1, ये होता है साइन। अगर मैं इसको कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है बच्चों, तो ये कांस्टेंट क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आया, n2 अपॉन n1। तो इसको स्नेल्स लॉ को थोड़ा और अच्छे से कैसे लिखोगे कि साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू होता है सर n2 अपॉन n1, या कर सकते हैं n2 1। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ये आती है। ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूले अलग अलग होता है। पहला है, अगर मुझे लिखना है n21, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बट्टे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी लिख सकता हूँ v1 बट्टे v2। यानी यहाँ पर इस तरह से मीडियम है, मान लो यहाँ पर लाइट की स्पीड है बच्चों कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा एक मीडियम में लाइट जैसे इंटर हुई बच्चों, वो इधर थोड़ी सी मुड़ गई और उसकी स्पीड होगी मान लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे पता चलाना है n21 क्या हो जाएगा, n21 हो जाएगा n2 अपॉन n1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v1 बट्टे v2, यानी v1 यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, अगर इसका निकालना है तो मैं लिखूंगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2 × 10⁸, तो आंसर आएगा 1.5। और ये ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे बढ़ोगे आप, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 या 3/2 जिसको बोलते हैं। तो मीडियम 1 में लाइट की क्या स्पीड है और मीडियम 2 में लाइट की क्या स्पीड है, इनका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान देना, जिसका निकालना है वो ऊपर आता है, देखो n2 बट्टे n1। अगर मैं ऐसे लिख दूं क्या हो जाएगा, n1 बट्टे n2, जरा सोचिए स्क्रीन को पॉज करके, तो सर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो सर ये ऐसा हो जाएगा n12, जिसका निकालना है वो आगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो पीछे, जिसका निकालना है, यहाँ पर हम क्या निकाले मीडियम 2, इसलिए आगे ये पीछे, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसको सेम ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो यही तो चीज लिखी है, n2 अपॉन n1 क्या है, n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसी को ऐसे लिख सकते हो n21, यही तो चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इन दोनों का रेशियो जो होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, n21। n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव, फिर बोल एक बार और लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से सोचिए, इंडेक्स किसका निकालना है, जो ऊपर है, ऊपर कौन सा है, 2 है, इधर वाला आगे वाले का देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू, WRT को शॉर्ट में लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम को, बट्टे में कौन है, बट्टे में 1 है, और इधर पीछे कौन है, पीछे 1 है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए जो अभी हमने की है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब तो स्नेल्स लॉ के बारे में बता दूं, फिर बता दूं एक बार ताकि बिल्कुल ही क्लियर समझिए। स्नेल्स लॉ जो बताता है वो बताता है कि साइन इंसिडेंट्स का साइन और अपना रिफ्रैक्टेड रे के जो साइन एंगल होते हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई इंसिडेंट एंगल का साइन एंगल और साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है n21, या इसको लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ये है स्नेल साहब का नियम बच्चों, डायग्राम से आप जो है उसको ऐसे बताओगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स जो डेली लाइफ में हम जो है देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहला, अ स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज इन ए वाटर अपीयर टू बी बेंड इन द वाटर सरफेस। पानी के अंदर कोई पेंसिल या स्टिक रखी हुई है तो वो थोड़ी बेंड हुई हुई दिखती है आपको, किसकी वजह से दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द वाटर अपीयर टू बी राइज्ड,
ऑब्जेक्ट अगर कोई पानी के अंदर रखा हुआ है तो उसका साइज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। यही कारण है कि जो शिकंजी वाले होते हैं वो हमेशा नींबू को पानी में डालते हुए और वहाँ पे रख देते हैं, वो अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत बड़ा सा नींबू जो वो दिखता रहता है। रीजन क्या है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से पानी के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज काफ़ी बड़ी आपको दिखेगी। पानी के अंदर पेंसिल रख के आप सब देख सकते हो कांच की ग्लास में, अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेंसिल थोड़ी सी बेंड हो रखी है। थर्ड वाला, अ पूल ऑफ वाटर टू बी लेस डीप देन एक्चुअल इज। पानी का जो पूल होता है, जो लोग स्विमिंग पूल में गए हैं वो देखते हैं कि नीचे जो आपका ब्लू कलर का जो सरफेस होता है पानी का वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है और आपको लगता है कि इसकी गहराई कम है, लेकिन जब आप जंप मारते हो तब आपको रियल में पता चलता है कि इसकी गहराई ज़्यादा है। तो हमेशा जो एक्चुअल जो डीप होगी, जो गहराई होगी वो कम ही, उससे जो हमें दिखेगी वो हमेशा कम दिखेगी। मान लो 2 मीटर का है तो हमें जो है वो लगभग 1.8 या 1.7 मीटर का ही गहरा दिखेगा। तो एक्चुअल जो गहराई है उससे हमेशा हमें कम दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्शन होता है। यही कारण है कि पानी के अंदर कोई मछली तैर रही है तो वो आपको थोड़ी ऊपर दिखेगी, पानी के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टार अपियर टू ट्विंकल ऑन क्लियर स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो वाला ट्विंकलिंग, ब्लिंकिंग, जिसको कुछ भी कह सकते हैं। ये जो आपके स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, ये चमकते हुए दिखते हैं। ये चमकते नहीं है, ये सेम एक तरह से जैसे ये कैसे अलग अलग प्लानेट है उस तरह से ये बने हुए, लेकिन ये हमें चमकते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं बच्चों? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट आ रही है वो ऐसे 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 मीडियम में होते हुए आ रही है, तो हमें वो जो है ब्लिंकिंग करते हुए या ट्विंकलिंग करते हुए लगते हैं। अगला देखिए, अ लेमन केप्ट इन ए वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appear to be bigger than actual size it's viewed from the side। जब एक ग्लास, कांच के ग्लास में नींबू को रख के देखना, उसकी साइज काफ़ी बड़ी दिखेगी इस एक्चुअल साइज से। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में हम रिफ्रैक्शन को कैसे देखते हैं, वो उसका है। अभी मैं इसके प्रूव बताऊंगा कैसे जो है हम इसको जो है पेंसिल कैसे दिखती है, ये बिल्कुल प्रूव करके बता दूंगा कि इस वजह से पेंसिल इस तरह से मुड़ी हुई दिखती है, या कॉइन अगर ग्लास के बॉटम में रखा हुआ है तो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है। एक और एग्जांपल है कि सनराइज और सनसेट, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद भी जो सन है वो आपका थोड़ी देर तक विजिबल रहता है, मतलब ओरिजिन से नीचे चला जाता है सन, फिर भी आपको दिखाई देता रहता है। वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ये सारी घटनाएं होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल्स होती है। अगर टुवार्ड्स नॉर्मल होगी तो एंगल कम बनाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी तो एंगल ज़्यादा बनाएगी। ये चीज़ बता रखना। अभी मैंने जो जहाँ पर बताया था, मैंने करेक्शन भी करवाया था आपको कि एंगल आई और आर वाला, कि आर अगर क्योंकि इस तरह से आ रही है ये, तो एंगल आर जो है वो कम होगा एंगल आई से, इस तरह से, है ना। और अगर यही उल्टी कहानी होती तो बड़ा हो जाता। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझ लेते हैं इन चीज़ों को। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला पानी के अंदर रखी हुई पेंसिल है। ये पेंसिल है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल ऐसे रखी हुई है। ये ऐसे एक पेंसिल रखी हुई है, ये वाली रेड कलर में दिख रही होगी सबको। आपको कौन सी, नटराज की कह दें अपन, कैमलिन की कह दें, अप्सरा की कह दें, है ना। अलग अलग टाइप की पेंसिल आती है। आपको पता है पेंसिल में भी टाइप होते हैं, H, 2H, 3H, HB। अब आप जब हायर क्लासेज में जाओगे तो आप सब कहेंगे कि 2H की पेंसिल लेके आना, 3H की पेंसिल लेके आना, HB की पेंसिल लेके आना, H की पेंसिल लेके आना। जो इंजीनियरिंग वगैरह, जो ड्राइंग वगैरह होती है, उसमें हर एक पेंसिल अलग यूज होती है। तो अभी के लिए तुम्हारे लिए सब पेंसिल ही है, आगे आगे जाओगे तो पेंसिल के भी टाइप होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखा करो। अब देखिए, ये तो चलो ऐसे इन्फॉर्मेशनल बात थी, इसका आपके बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये आँख है बच्चों, मैंने ये तारा बना रखा है मैंने, पर ये क्या है एक्चुअल में, ये आँख है, बहुत बड़ी ये भैंसे की तरह आँख बना दी है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ रेज है, लाइट रेज है, वहाँ पे मैं ये ऐसे बना रखी है। इन सबको बहुत अच्छे से बनाते हैं कि ये यहाँ पर वाटर है और ये यहाँ पर एयर है।
ये मीडियम जो है वो 2 है, ये जो है मीडियम 1 है। अब देखो वाटर से एयर में जा रही है, जरा स्क्रीन को पोज करके सोचिए, वाटर से किस में जा रही है बच्चों, एयर में जा रही है। इसका मतलब कि वाटर और एयर का ही कंपैरिजन होगा, तो वाटर तो एयर के कंपेयर में डेंसर है, और वाटर जो है एयर के कंपेयर में डेंसर है, यानी डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में जा रही है, और डेंसर से रेयर में जा रही है बच्चों, तो मीडियम से दूर हट जाएगी। कैसे हो जाएगा, मीडियम से दूर हट जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। तो सर देखिए कौन सी वाली लें, सर ये वाली लें, ये वाली सारी ध्यान देना। रे जा रही थी ऐसे नॉर्मल, सर नॉर्मल कौन सा, जो सरफेस से 90 डिग्री बनाए वो सारे ही नॉर्मल है। तो देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ। पहला नॉर्मल, ये अलग अलग पेन चेंज करके बनाऊंगा ताकि हर रे क्लियर हो, वरना सारे आप जो है घपला कर दोगे एक दो रे का आपस में ही। ये रेड कलर वाले नॉर्मल है बच्चों। अब ध्यान से देना, आपको ये पहले कौन सी रे बनी हुई है इसके लिए नहीं, ये तो मैंने इसलिए बनाई है ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छे बने, उसके ऊपर मैं जो है अपना काम कर सकूं। आपको जो मैं अभी बना रहा हूं उन पे ध्यान देना है। मैंने अभी क्या बनाया है, अभी मैंने सीधी पेंसिल बनाई है, मुड़ी हुई पेंसिल मैंने अभी नहीं बनाई। ये डायग्राम में बनी हुई है वो अलग बात है, आप मोड़ोगे कब, जब मैं कहूंगा तब आपको सोचना है कि आप मोड़िए। अभी आपके लिए क्या है, ये सीधी है। अभी आपके लिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं बच्चों, इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर व्हाइट पेन से। थोड़ा सा देखिए, काफी अच्छे फीचर है, अलग अलग टाइप्स के पेन है, आप किसी भी तरीके से अच्छे से समझ सकते हो ऑप्टिक्स को। अभी आपके लिए यहीं पे पॉइंट है, इसी पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं बच्चों, ये वाला व्हाइट कलर जो मैंने किया है। अब यहां से देखिए आप लोग, अब यहां से मैं सबसे पहले ये वाली रे जा रही, सर ये रे जो है आप बनाइए ऐसे, देखिए बिल्कुल, इसको मैं पूरा बना ही देता हूँ। इस रे की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे गई है, यहां से एक रे निकली सर, येलो कलर की सर आपने बनाई है, चलिए बनाइए। सर ये नॉर्मल है, सर इस रे को जाना इस येलो में ही था, सर इस येलो के अंदर जाना था, ऐसे सीधी जाती, सर ये सीधी है बिल्कुल, लेकिन करेगी क्या सर, ये तो जा रही है रेयर से डेंसर में जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रही है, किस में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर और ये रेयर। सर डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल सर ये वाला इससे दूर, मतलब ये या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। नॉर्मल से दूर कौन सी, ये हो गई, और ये एक्चुअल में जो येलो वाली रे थी बच्चों, ये अब ये वाली रे बन गई है। एक्चुअल में क्या बन गई है, ये वाली रे बन गई है। कौन सी रे बन गई है बच्चों, ये वाली, देखिए एक मिनट, पॉइंटर ऑफ, चलिए ओके, नाउ इट्स ओके, इट्स फाइन। अब देखिए ये वाली रे बन गई, कौन सी बन गई है, ये रेड वाली रे बन गई है। ये ऐसे कैसे हो रहा है, अब ये दूर हट गई तो कैसी बन गई, रेड वाली रे बन गई, ये वाली, इस रेड पे मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, ये वाली अब ये बन गई, ये देखो इधर कॉपी में सही बनाना, तो इधर बन गई, ये ऐसे चली गई, क्योंकि जाना तो इसको सीधा था लेकिन नॉर्मल। तो ये इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों तो ये ऐसे बढ़ेगी पीछे, कैसे बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में। एक रे आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन के अंदर जो रे थीटा एंगल पे आती है, ऐसे क्या हो गया, जो रे थीटा एंगल पे आती है वही क्या होता है, मुड़ती है। जो रे थीटा एंगल पे आती है वही मुड़ती है, बाकी वाली कोई भी रे जो है, जो ऐसे आती है डायरेक्टली, जो इस नॉर्मल के रास्ते आती है, वो कभी मुड़ती नहीं है, वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ से एक रे जो होगी वो नॉर्मल के रास्ते जाएगी, यहाँ पर देखिए इस रास्ते से ऐसे, यार ये पेन का थोड़ा, एक मिनट, ये ऐसे जाएगी नॉर्मल के रास्ते डायरेक्ट सीधी, ये वाला रास्ता जैसा कि सामने बनाया हुआ है, तो ये सीधा ऐसे चली जाएगी। देखो तो मिली कहाँ, तो ये यहाँ, इसको क्या लगेगा, इस आदमी को ये लगेगा कि रे इस रास्ते से आ रही है, ऐसे आ रही है ऐसे, तो इसको लगेगा रे यहाँ से आ रही है,
और एक रे ऐसे गई है, तो ये वाइट वाला पॉइंट अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किरणें मिल कहाँ रही है, जहाँ किरणें मिलती है वहीं इमेज बनता है। तो इसको लगेगा रे पीछे से आ रही है यहाँ से, और यहाँ दो रे आपस में मिल रही है, यहाँ दो रे आपस में मिल रही है, तो यहाँ पर जो है इमेज बन जाएगा बच्चों। तो ये वाइट वाला पॉइंट यहाँ चला गया, और सोचो इसका पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो पेंसिल जो है अब ये यहाँ से मुड़ी हुई लगेगी। पेंसिल जो है यहाँ से अब मुड़ी हुई लगेगी। सही है, इसको थोड़ा सा सही करो, मार्क करो, एक बार खोल के देखो। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए वापस आप में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, अभी बता देता हूँ, है ना। सारी चीज़ें अभी भी क्लियर कर देता हूँ जो अभी हुई थी। ओके, देखिए, ओके, मीडियम 1 और मीडियम 2, डेंसर रेयर। जानी थी इसको इधर, लेकिन ये जाके ये रहेगी नहीं, ये वाली रे कभी नहीं रहेगी, ये कौन सी हो जाएगी, रेड वाली रे हो जाएगी एक्चुअल में, क्योंकि ये नॉर्मल है बच्चों। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल से जाना तो इसको ऐसे ही था सीधा, लेकिन ये क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी, ऐसे चल जाएगी। जब इसको पीछे बढ़ाओगे बच्चों तो ये इसको लगेगा आंख वाले को कि रे यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, और एक रे जो नॉर्मली जाएगी वो हमेशा क्या होगी, वो कहीं नहीं मुड़ेगी। तो ये दोनों रे कट कहाँ रही है, यहाँ पे कट रही है। तो पेंसिल का जो ये सिरा है, ये वाला सिरा यहाँ पर, ये वाला सिरा अब आपको यहाँ दिखेगा, और जैसे ही ये वाला सिरा ऊपर हो जाएगा तो आपको क्या होगा, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्लियर है, समझ में आया होगा कि क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो ये वाली बात जो है हम करने वाले थे कि पेंसिल क्यों मुड़ी हुई दिखती, क्योंकि इस रे की जगह अब ये रे काम आएगी, क्योंकि मुड़ जाएगी, और मुड़ेगी तो ये रे जब पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ से आती हुई लगेगी, और एक रे जो यहाँ से जाएगी वो कहीं नहीं जाएगी, तो दोनों रे कट यहाँ रही है, तो ये सिरा यहाँ दिखेगा। चलिए और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो। पानी के अंदर एक सिक्का रखा हुआ है बच्चों, ये वाला, पानी के अंदर एक सिक्का रखा हुआ है। इसमें भी कहानी यही घटने वाली है कि यहाँ पर कोई देखने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से रे जाएगी ऐसे, ऐसे मान लो रे जानी चाहिए थी, चलिए यहाँ से ये रे जाएगी। गोविंद जी नहीं कर रहा, काम यार, पेन का ऑप्शन हटा के फिर डालो वापस।